करें स्टार्ट। आज हम करेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र क्या होता है? श्वसन तंत्र क्या होता है? अंगों का वैसा समूह जो सांस लेने की क्रिया में सामूहिक रूप से मदद करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सामूहिक रूप से योगदान देते हैं या सहायता करते हैं। उन अंगों के समूह को हम क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र क्या है? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में योगदान देते हैं या सहायता देते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, श्वसन कैसी क्रिया है? श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज बनाती है ना, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ग्लूकोज को तोड़ देता है। वह कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, सांस लेते तब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और साथ में हम क्या छोड़ते हैं? H2O भी छोड़ते हैं। पता चल गया? अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में योगदान देते हैं, सहायक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से उन अंगों को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन क्या करता है? उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। उसके बाद हमें ऊर्जा मिलती है। उसके बाद क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, H2O छोड़ते हैं और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो श्वसन कौन सी क्रिया होगी? श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन एक ऐसी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया।
श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, इसमें हम क्या छोड़ते हैं, ऊष्मा या फिर हम कह सकते हैं ऊर्जा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। और श्वसन को हम बोलते हैं अपचयी क्रिया। श्वसन एक ऐसी क्रिया है अपचयी। अपचयी का मतलब कैटाबोलिक। कैटाबोलिक का मतलब पता है, जो टूट जाता है। ठीक है। श्वसन कैसी क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया। क्या छोड़ते हैं, ऊष्मा ऊर्जा। और क्या श्वसन क्या है, अपचयी क्रिया है, यानी कैटाबोलिक। कैटाबोलिक मतलब जो टूट जाता है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज से ऑक्सीजन से ग्लूकोज टूट रहा था, ऊर्जा मिल रही थी, ठीक है, तो क्या है, अपचयी क्रिया भी है। उसके बाद श्वसन अंग। श्वसन अंग, मनुष्य के अंदर श्वसन अंग कौन सा है? मनुष्य में श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। गाय, भैंस, मानव तीनों में श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। गाय, भैंस, मानव में श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। मनुष्य जगह हम यहां लिख सकते हैं स्तनधारी। स्तनधारी में श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। उसके बाद कीट। कीट के अंदर श्वसन अंग कौन सा है? श्वास नली। कीट किससे सांस लेते हैं? श्वास नली से। स्तनधारी किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। जलीय जीव। जलीय जीव जैसे गिल्स। जलीय जीव किससे सांस लेते हैं? गिल्स। जलीय जीव में क्या आती है? जैसे मछली। मछली किससे सांस लेती है? गिल्स से। गिल्स को हिंदी में बोल सकते हैं हम, क्लोम भी बोल सकते हैं, गिल्स या क्लोम, ठीक है। मेंढक। मेंढक किससे सांस लेता है? अगर मेंढक मिट्टी के ऊपर यानी जमीन के ऊपर है तो किससे सांस लेगा? अगर मेंढक मिट्टी के अंदर है तो किससे सांस लेगा? जमीन के ऊपर हो तो, जमीन के ऊपर हो तो मेंढक सांस लेगा अपना फेफड़े से, ठीक है। अगर मेंढक मिट्टी के अंदर हो, मिट्टी के अंदर हो तो मेंढक सांस लेता है त्वचा से। किससे सांस लेता है? त्वचा से, ठीक है। मेंढक अगर जमीन के ऊपर हो या फिर पानी के ऊपर हो तो किससे सांस लेगा? फेफड़ों से। अगर मिट्टी के अंदर हो तो किससे सांस लेगा? त्वचा से। उसके बाद आता है टेडपोल। टेडपोल भी किससे सांस लेते हैं? गिल्स से। टेडपोल क्या होता है? मेंढक का छोटा रूप यानी मेंढक का बच्चा। जब मेंढक छोटा होता है ना तब वो किससे सांस लेता है? गिल्स से लेता है, ठीक है। उसके बाद जब वो मेंढक हो जाता, पूरा बड़ा हो गया, तो वो जमीन के ऊपर रहेगा तो फेफड़ों से, मिट्टी के अंदर होगा तो त्वचा से। और मेंढक का बच्चा किससे सांस लेता है? गिल्स से। उसके बाद है श्वासोच्छ्वास। किसे कहते हैं? अभी रिपीट कराऊंगी। श्वासोच्छ्वास इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीदिंग। सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास। सांस अंदर लेने व बाहर छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्रीदिंग कहलाती है।
श्वास अंदर लेने और बाहर छोड़ने की दोनों क्रियाएं जब आपस में मिल जाती है तो क्या कहलाती है? दोनों क्रियाएं आपस में जब जुड़ जाती है तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है। पता चल गया भी श्वासोच्छ्वास क्या होता है? क्या होता है बताओ? सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की दोनों क्रिया जब आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास यानी ब्रीदिंग। दो होते हैं, सांस अंदर लेना, दूसरा होता है बाहर छोड़ना। अंदर लेने को हम बोलते हैं निश्वसन। अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं? निश्वसन। निश्वसन। इसको हम बोल सकते हैं इनहेलेशन, अंदर लेने की क्रिया, ठीक है, इनहेलेशन या फिर निश्वसन। बाहर छोड़ने की क्रिया को हम बोलते हैं निःश्वसन। निःश्वसन, एक्सहेलेशन। निःश्वसन को हम इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। और बाहर छोड़ने को हम एक्सपीरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है। श्वासोच्छ्वास में कौन सी क्रिया? एक अंदर लेना और एक बाहर छोड़ना। दोनों क्रियाएं जब मिलती है तो क्या बन जाता है? श्वासोच्छ्वास। अंदर लेने को हम क्या बोलते हैं? निःश्वसन। और बाहर छोड़ने को निःश्वसन। क्या बोलते हैं? जब हम सांस अंदर खींचते हैं यानी अंदर लेते हैं तब नाइट्रोजन कितना होता है? 78%। कितना होता है? 78%। और ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.03%। ये कब है? जब हम अंदर खींच रहे हैं यानी निःश्वसन कर रहे हैं, ठीक है। तब नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। और जब हम बाहर छोड़ते हैं तब नाइट्रोजन कितनी होती है? अंदर छोड़ते वक्त, बाहर छोड़ते वक्त, अंदर लेते वक्त और बाहर छोड़ते वक्त नाइट्रोजन सेम रहती है, 78%, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी रह जाती है? 17%। और 21% खींची थी, 3% अंदर शरीर में पड़ने लगी, 17% वापस बाहर जब हम छोड़ रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड या तो हम बोल सकते हैं 4% या फिर 4.6%। ऑप्शन में दोनों आ सकते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी जब हम बाहर छोड़ रहे हैं सांस तब या तो 4% छोड़ते हैं या फिर 4.6%, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जब सांस अंदर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? निःश्वसन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन कितनी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वास बाहर छोड़ने की क्रिया कहलाती है निःश्वसन। नाइट्रोजन कितनी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड 4% या 4.6%। उसके बाद आता है श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग, जब हम सांस लेते हैं वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है या जिस मार्ग से होकर वायु हमारे शरीर के अंदर जाती है उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन मार्ग कहते हैं, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं
तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है या जिस मार्ग से होते हुए जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं, वायु जिस मार्ग से होते हुए जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? श्वसन मार्ग बोलते हैं। श्वसन मार्ग कौन कौन से हैं? श्वसन मार्ग बताने अपने को। सबसे पहले आ गई अपनी नासा छिद्र। नासा छिद्र, उसके बाद आता है नासिका कपाट, उसके बाद आता है ग्रसनी। नासा छिद्र को इंग्लिश में बोलते हैं नोस्ट्रिल। नासा छिद्र को इंग्लिश में बोलते हैं नोस्ट्रिल। नासिका कपाट, ग्रसनी। नासिका कपाट को बोलते हैं नेजल वाल्व। इंग्लिश में नेम है ये इनके। ग्रसनी के बाद आती है अपनी स्वर तंत्र। स्वतंत्र के बाद आता है फेफड़ा। फेफड़े के बाद श्वास नली। श्वास नली, फिर आता है ब्रोंकाई। हिंदी इंग्लिश में सेम ही नाम है, ब्रोंकाई। फिर आता है ब्रोंकाइलस। ब्रोंकाइलस के बाद आता है वायु कोष्ठक। वायु कोष्ठक के बाद ब्लड, और ब्लड के बाद आता है सेल। सेल कौन सा आता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सांस लेते वक्त वायु जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग कौन कौन से आपने देख लिए। पहले क्या आता है? नासा छिद्र। दूसरे पे क्या आता है? नासिका। नासिका कपाट के बाद ग्रसनी। ग्रसनी के बाद स्वरतंत्र, उसके बाद फेफड़ा, फिर श्वास नली में जाता है, फिर ब्रोंकाई में, फिर ब्रोंकाइलस में, वायु कोष्ठक, फिर ब्लड में और फिर सेल में। ठीक है, श्वसन मार्ग पता चल गया कहां से कैसे होके जाता है। पहले किस में जाता है? नासा छिद्र, उसके बाद नासिका कपाट, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद स्वतंत्र। स्वतंत्र के बाद फेफड़े के बाद श्वास नली के बाद ब्रोंकाई के बाद, उसके बाद वायु कोष्ठक के बाद ब्लड के बाद सेल कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नासा छिद्र पढ़ते हैं। नासा छिद्र, इंग्लिश में बोलते हैं नोस्ट्रिल। नाक के आगे का भाग जो छिद्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहीं से सांस लेते हैं ना हम। नाक के आगे का ये जो गोलदार भाग होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नासा छिद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
नाक का अगला भाग होता है इसी से वायु प्रवेश करती है सबसे पहले। नासा छिद्र के अंदर बाल पाए जाते हैं जो धूलकणों को रोक लेते हैं और वायु को स्वच्छ करके आगे भेज देते हैं। वायु को स्वच्छ कहां से हो सकता है? ये नासा छिद्र से होने लग जाती है। ठीक है, नासा छिद्र पता चल गया। नाक का आगे का भाग होता है, सबसे पहले वायु इसी में प्रवेश करती है। नाक के अंदर, नासा छिद्र के अंदर क्या होते हैं? बाल होते हैं जो धूलकणों को रोक लेते हैं और वायु को स्वच्छ कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा आता है नासिका कपाट। नासिका कपाट, नासिका कपाट को इंग्लिश में बोलते हैं नेजल वाल्व। नासा छिद्र आगे का भाग था, नेजल वाल्व नासिका कपाट जो होती है पीछे का भाग है नाक का। ठीक है, नाक के पीछे का भाग नासिका कपाट कहलाता है। इसमें क्या होता है? चिपचिपा म्यूकस होता है। सबसे पहले वायु गई थी अपनी नासा छिद्र में, उसके बाद कहाँ गई? नासिका कपाट में। नासिका कपाट में क्या होता है? चिपचिपा म्यूकस होता है। और नासिका कपाट के पास क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब होते हैं। नासिका कपाट के पास क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब जो क्या करते हैं? सुगंध का अनुभव कराते हैं। नासा छिद्र पता चल गया? बताओ बोल के। नासा छिद्र सो गए? नाक के आगे का भाग होता है, उसके अंदर क्या होते हैं? बाल होते हैं जो धूलकणों को रोक लेते हैं। नासिका कपाट क्या होता है? नाक के पीछे का भाग होता है। इसमें क्या होता है? नासिका कपाट में ओल्फैक्टरी लोब होते हैं जो सुगंध का अनुभव कराते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा गर्सनी। गर्सनी को बोलते हैं फार्निक्स। फारिक्स स्पेलिंग गलत हो गई। ग्रसनी को क्या बोलते हैं? फारिंक्स। ये क्या होता है? नासिका कपाट के नीचे तथा मुंह गुहा के पीछे का भाग होता है। नासिका कपाट के नीचे तथा मुख गुहा के पीछे का भाग में होता है। पीछे का भाग
ग्रसनी क्या होती है? नासिका कपाट के नीचे तथा मुंह गुहा के पीछे क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। इस मार्ग से भोजन और वायु दोनों हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। ठीक है, इस मार्ग से भोजन भी जाता है और वायु भी जाती है। भोजन और वायु दोनों जाते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट है। ग्रसनी अगर निगल द्वार से जुड़ रही है, ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से तो जुड़ती है ग्रास नली से। ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ती है। और ग्रसनी श्वास तंत्र के माध्यम से श्वास नली से जुड़ती है। ग्रसनी स्वर तंत्र के माध्यम से श्वास नली से जुड़ती है। ठीक है, ग्रसनी निगल द्वार के माध्यम से किससे जुड़ती है? ग्रास नली से। और ग्रसनी स्वर तंत्र के माध्यम से किससे जुड़ती है? श्वास नली से। उसके बाद हमारा आता है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र को हम बोलते हैं लैरिक्स इंग्लिश में। ठीक है, स्वर तंत्र क्या होता है? स्वर तंत्र के माध्यम से ग्रसनी किससे जुड़ती है? श्वास नली से। स्वर तंत्र के माध्यम से ग्रसनी श्वास नली से जुड़ती है। स्वतंत्र के माध्यम से ग्रसनी किससे जुड़ती है? श्वास नली से। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। स्वतंत्र कहाँ होता है? ग्रसनी के नीचे। सबसे पहले नासा सिद्धति, फिर नासिका कपाट, फिर हमारा क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद क्या आता है? स्वर तंत्र। ठीक है, ग्रसनी के नीचे क्या आएगा? स्वर तंत्र। स्वर तंत्र की दीवार स्वर तंत्र की दीवार उपास्यों के नौ टुकड़ों से बनी होती है। 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। स्वतंत्र की दीवार किससे बनी होती है? उपास्यों के 9 टुकड़ों के द्वारा बनी होती है। किस में हेल्प करता है ये? आवाज निकालने में। हेल्प किस में करता है स्वतंत्र? आवाज निकालने में सहायक है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? वॉइस बॉक्स भी बोलेंगे। आवाज निकालने में सहायक है, इसलिए हम इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। किसकी बात हो रही है ये? स्वर तंत्र की। एक दो जाग रहे हैं, कोई बात नहीं, बाकी तो सो गए।
पक्षियों में बॉक्स का काम कौन करता है? पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम, दोबारा समझाएंगे अभी। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है? सेरिक्स, सेरिक्स, SARYNX। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है? सेरिक्स। उसके बाद स्वर तंत्र पे एक ढक्कन जैसी संरचना पाई जाती है। स्वर तंत्र पे क्या होती है? एक ढक्कन जैसी संरचना होती है, या फिर हम कहते हैं स्वर तंत्र पे एक ढक्कन मिलता है। इसे हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसे हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। दोनों में सेम नाम एपिग्लोटिस, हिंदी में लिख लो चाहे स्पेलिंग में लिख लो, ठीक है। स्वतंत्र पे एक ढक्कन जैसी संरचना को क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। जब हम कुछ निकलते हैं तो क्या हो जाता है? एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। और उसमें क्या होता है? एपिग्लोटिस बंद होने के कारण ताकि भोजन जो हमारा श्वास नली में प्रवेश ना करे। कई बार अगर भोजन श्वास नली में फंस जाता है तो यानी क्या है? एपिग्लोटिस का ढक्कन खुला था और हम साथ में सांस ले रहे, साथ में हम खा रहे हैं, हमने एक साथ दो काम करने की कोशिश की तो हमें क्या आने लग जाते हैं? हिचकी। आपकी भाषा में अड़सू, अड़सू बोलोगे, ठीक है। किस वजह से आती है ये? एपिग्लोटिस की वजह से। कौन बोल रहा है? एक ही बात है, उलझ तो जाइए बंदा। सांस के गला अगर पानी इकट्ठा पिएगा तो उलझोगे। एपिग्लोटिस का ढक्कन खुला रहने के कारण हो जाता है वो, ठीक है। यानी जब हम भोजन खाते हैं तो एपिग्लोटिस का ढक्कन बंद हो जाता है ताकि श्वास नली में प्रवेश ना कर सके भोजन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है फेफड़ा। ज्यादा हो गए? फेफड़ों को बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। मानव शरीर का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। मानव शरीर का सबसे मुख्य श्वसन अंग। फेफड़ा है, ठीक है। सबसे मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। फेफड़ा कहाँ होता है? वक्ष गुहा के नीचे। वक्ष गुहा मतलब जो हमारी पसली होती है छाती, उसके नीचे क्या होता है? फेफड़े होते हैं। वक्ष गुहा के नीचे पाया जाता है। संख्या कितनी होती है इनकी? फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 2। संख्या में होते हैं 2। बड़ा कौन सा होता है दोनों में से? है दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा क्या होता है? बड़ा। राइट, सही बात है, राइट। दाहिना फेफड़ा कैसा होता है? बड़ा होता है। फेफड़े को एक झिल्ली ढके रखती है, उसको क्या बोलते हैं? फेफड़े को एक झिल्ली ढके रखती है, यानी फेफड़ा भी एक कवर में रहता है। फेफड़ा एक झिल्ली से ढका रहता है, उस झिल्ली को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन।
सर्जन की कॉपी चेक करके ये कुछ लिखा है कि वैसे ही बैठे बता ही मरे। फेफड़े को एक झिल्ली से ढका रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस झिल्ली। फेफड़े को भी फुफ्फुस भी बोलते हैं, ठीक है, फेफड़े को हम फुफ्फुस भी बोलते हैं और उस झिल्ली से वो ढका रहता है तो उसको हम बोलते हैं फुफ्फुस झिल्ली। फेफड़े को फुफ्फुस बोलते हैं, इंग्लिश में पूछ रहे तो पुलमनरी, ठीक है, फेफड़े को हम फुफ्फुस भी बोलते हैं। या हम बोल सकते पुलमनरी भी कहते हैं, ठीक है। फेफड़ा करता क्या है? रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है, रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है जिससे क्या हो जाता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देता है जिससे क्या हो जाता है, रक्त का शुद्धिकरण हो जाता है। शुद्धिकरण भी कहते हैं, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि रक्त जो हमारा खून जो है वो फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है, ठीक है। उसके बाद फेफड़े के बाद हमारी आती है श्वास नली। श्वास नली, श्वास नली को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। श्वास नली के द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा जो हमारी वायु है फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के अंदर तक जाती है, ठीक है। इसके द्वारा वायु, या फिर हम कहते हैं वायु से जो हमने ऑक्सीजन लिया है वो फेफड़ों के अंदर तक जाती है। श्वास नली कितने सेंटीमीटर लंबी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर। श्वास नली लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। श्वास नली क्या करती है, वायु को फेफड़ों के अंदर तक पहुंचाती है। लंबी कितनी होती है? 10 से 11 सेंटीमीटर। श्वास नली जो है वो क्या करता है, श्वास नली के बाहर भी एक परत होती है। श्वास नली के बाहर किसकी परत होती है? कार्टिलेज की। श्वास नली के बाहर कार्टिलेज की परत होती है। श्वास नली के बाहर किसकी परत होती है? कार्टिलेज की परत होती है, जैसे हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। हाइलिन कार्टिलेज।
श्वास नली के बाहर कार्टिलेज की परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। श्वास नली कह दो या फिर ट्रैकिया कह दो, ठीक है। ट्रैक थोड़े से 2-3 लाइन रहेगी, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। श्वास नली ट्रैकिया आगे जाकर क्या हो जाता है, 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। ट्रैकिया लिख दो या श्वास नली लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। ट्रैकिया आगे जाकर कितने भागों में डिवाइड हो जाता है, 2। आगे जाकर 2 शाखाओं में बंट जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बंट जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ब्रोंकाई आगे जाकर कई भागों में, कई शाखाओं में बंट जाता है, ठीक है। बाद में क्या हो जाता है, ब्रोंकाई भी कई शाखाओं में विभाजित हो जाता है। पहले तो बंट रही थी अपने क्या थी, श्वास नली या ट्रैकिया बंट रही थी 2 भागों में जिससे हम ब्रोंकाई बोल रहे थे, ठीक है। फिर आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में बंटती है, उसको हम ब्रोंकाइलस कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइलस, ठीक है। रिवीजन कराओगे कि खाली करोगा, रह गया, क्या रह गया, एक तो ये नासा छिद्र, ये रहा मेंढक वाला, करा देते हैं। सबसे पहले है श्वसन तंत्र, ठीक है। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सामूहिक रूप से योगदान देता है, सहायता करता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा छोड़ता है। श्वसन एक ऑक्सीकरण क्रिया है, इसमें क्या है, ऊष्मा और ऊर्जा उत्सर्जित होती है। उसके बाद क्या है, श्वसन क्या है, अपचय यानी कैटाबोलिक क्रिया है, ठीक है। श्वसन अंग कौन से है, मनुष्य या स्तनधारी में पूछ ले तो कौन सा होता है श्वसन अंग, फेफड़े। कीट में श्वास नली, जलीय जीव मछली में, मेंढक अगर जमीन के ऊपर है तो मिट्टी के अंदर, और टेडपोल किससे सांस लेते हैं, टेडपोल क्या होता है, मेंढक का छोटा रूप होता है। उसके बाद श्वासोच्छ्वास, ब्रीदिंग किसे कहते हैं, सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास या ब्रीदिंग कहते हैं। अंदर लेने की क्रिया को बोलते हैं निश्वसन, बाहर छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं निःश्वसन। इसके अंदर नाइट्रोजन कितने % अंदर खींचते हैं हम, 78, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन कितने छोड़ते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 4%, या फिर हम कह सकते हैं 4.6%। श्वसन मार्ग क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण या जिस मार्ग से होते हुए वायु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। सबसे पहले आती है नासा छिद्रा। नासा छिद्रा यानी आगे का भाग होता है, इसके अंदर क्या मिलते हैं, छोटे बाल होते हैं जो कि धूलकणों को रोकते हैं और वायु को स्वच्छ कर देते हैं। उसके बाद आती है नासिका कपाट, नाक का पिछला भाग होता है, इसके अंदर क्या मिलता है, चिपचिपा म्यूकस मिलता है, ठीक है।
और इसके अंदर क्या मिलते हैं, ओल्फैक्टरी लोब जो सुगंध का अनुभव कराते हैं। किसमें मिलते हैं ओल्फैक्टरी लोब, नासिका कपाट। ओल्फैक्टरी लोब सीधा मस्तिष्क से जुड़ा होता है जो हमें सुगंध का अनुभव कराता है, ठीक है। उसके बाद ग्रसनी, नासिका कपाट के नीचे और मुख गुहा के पीछे क्या होती है, ग्रसनी। इसके अंदर से भोजन और वायु दोनों प्रवेश करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया स्वरतंत्र। स्वरतंत्र क्या करता है, ग्रसनी के बाद वायु कहाँ जाती है, स्वतंत्र में जाती है। एक तो ये हमारा क्या है, वॉइस बॉक्स है, यही है ना। और ग्रसनी जब अपनी स्वतंत्र से जुड़ जाती है तो वो किस में प्रवेश करती है, श्वास नली में, ठीक है। ग्रसनी का स्वतंत्र के माध्यम से जुड़कर श्वास नली बनाता है, ठीक है, श्वास नली में प्रवेश करती है। फेफड़ा हो गया, फेफड़ों की संख्या होती है 2। बड़ा कौन सा होता है, दाहिना फेफड़ा। इसके अंदर क्या होते हैं, झिल्ली से ढका होता है। कौन सी झिल्ली होती है वो, फुफ्फुस झिल्ली, हिंदी में याद रखो तो, ठीक है। फेफड़ों को हिंदी में फुफ्फुस भी बोलते हैं। ब्रोंकाई होगी, आगे श्वास नली में वायु प्रवेश करेगी, फिर आगे ब्रोंकाई में करेगी, ब्रोंकाइलस, वायु कोष्ठक, ब्लड और सेल। कल ये दोबारा पूछूंगी, ठीक है ना। चलो छुट्टी है आज तो।